हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। मेरा नाम रीमा है। मेरी शादी मेरे पापा की रजामंदी से हुई थी। मुझे भी अपने होने वाले पति से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह एक खूबसूरत और जवान था जिसे देखकर कोई भी लड़की इनकार नहीं कर सकती थी। शादी का दिन आ पहुंचा। शादी बड़ी धूमधाम से की गई थी, जिसका ख्वाब हर लड़की देखती है। उनका घर महल जैसा था। घर, नौकर चाकर, गाड़ियां, जिंदगी की सारी सहूलियत वहां मौजूद थी। शादी वाले दिन मैं थोड़ी सी घबराहट का शिकार थी। शायद हर लड़की उस दिन यही महसूस करती है। मैंने यमन के घर पर अपना पहला कदम रख चुकी थी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर के साथ मेरी एक ननंद भी थी, जो कि शादीशुदा थी, यानी मेरे ससुराल कोई लंबा चौड़ा नहीं था। मैं अपने कमरे की खूबसूरती और उसकी सजावट देखकर हैरान रह गई। जैसे मैं तैयार थी वैसे ही कमरे को भी सजाया गया था। मुझे अपने पति का इंतजार करना था। मुझे बेड पर बिठा दिया गया। सब लोग कमरे से बाहर जा चुके थे। अमन कमरे में दाखिल हुआ। मैं घूंघट में बैठी थी। उसने पहले मुझे मुंह दिखाई में गोल्ड की रिंग दी और उसके बाद मेरा घूंघट हटाया। पहले वह मुझे गौर से देखता रहा, मगर उनकी नज़रों में कुछ अजीब सा था, कुछ ऐसा जो मुझे बेचैन कर रहा था। चंद मिनट के बाद उसने कहा, रीमा, तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर नहीं हो। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वो कहने लगे, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे किसी किस्म की मोहब्बत की उम्मीद मत रखना। मैं हैरान रह गई। फिर उसने एकदम से मेरा दुपट्टा उतारा, अपने सर के ऊपर रखा और यह देखो, मैं इस दुपट्टे में तुमसे ज़्यादा हसीन लग रहा हूँ। मगर मुझ में उसे देखने की हिम्मत कहाँ थी। वह दोबारा मेरे करीब आ गया और कहा, यह बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। इसीलिए बेहतर होगा इस रात को सीने में हमेशा के लिए दफन कर दो। मेरी माँ बाप की अपने माँ बाप की तरह सेवा करना। मेरे मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू से भर आई, मगर मैं जुबान पर चुप का ताला लगा लिया। वह यह पूछते हुए मेरे पास से उठ गया कि तुम्हारी लाल लिपस्टिक कहाँ है? मैंने इशारे करने पर लाल लिपस्टिक निकाल कर लगाने लगा। मैं बेजान कदमों के साथ उठी और ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े बदले। मैं वापस आकर लेट गई और मेरे लेटते ही वो बोला, यह तुम्हारा बेड नहीं है, क्योंकि मैं किसी औरत को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तकिया उठाया और सोफे पे जाकर बैठ गई, मगर वह रात पहाड़ों जैसी थी। मैं एक नामर्द इंसान की बीवी थी। यह ख्याल आते ही मुझे कुछ होने लगता। मेरे देखते ही देखते हुए औरतों की तरह तैयार हुआ, अपनी रेशमी कपड़ा पहना, साथ ही मेरा लाल दुपट्टा ओढ़ लिया और लेट गया। थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो वह सो चुका था। मेरी रात आंखों में ही कट गई। नींद आने लगी थी कि कुछ ही देर बाद सुबह हो गई। इतने में अमन जाग गया। जागते ही उसने मुझे से पहला सवाल यही किया, तुमने मेरे कपड़े नहीं निकाले? उसे कोई ख्याल नहीं था कि मैं उसकी नई नवेली दुल्हन हूँ। खैर, मैं फौरन उठी और अलमारी में से उसके कपड़े देखने लगी और कपड़े देने लगी और उसे एक सवाल किया, आज तो हमें रिसेप्शन में बैठना है। उसने कहा, मेरे ऑफिस शादी से ज़्यादा ज़रूरी काम है। आइंदा मुझे सवाल जवाब मत करना। मेरी चीज़ मुझे हमेशा वक्त पर चाहिए। फिर वह ऑफिस चला गया और शाम को रिसेप्शन के लिए मुझे तैयार करवाया गया, मगर मेरे दिल को किसी भी बनाव श्रृंगार में दिलचस्पी नहीं रही थी। जब मुझे स्टेज पर बिठाया गया तो वह वहाँ पहले से मौजूद था। बड़े प्यार से उसने मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने साथ बिठाया, जो कि मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी। सब लोग आकर बारी बारी मिल रहे थे। उसके दोस्त, रिश्तेदार और तकरीबन सभी से मुलाकात हुई। थोड़ी देर के बाद एक अजनबी चेहरा अमन के पास आया और उसे गले लगाया, साथ मुझे भी प्रणाम किया।
अमन ने मुझे बताया कि वो उसका दोस्त है। उसने शादी का तोहफा मेरे हाथ में दिया और अमन से नज़र बचाते हुए धीमी आवाज़ में कह दिया कि भाभी ये तोहफा अकेले में बैठकर देखिएगा। मुझे यह सब अजीब सा लगा था। अमन के बाकी सारे दोस्तों ने तोहफा अमन के हाथ में थमाया था। खैर पार्टी ख़त्म हुई, सब लोग अपने घर को चले गए। हम भी वापस घर आ गए। पिछली रात की तरह यह रात भी गुजर गई, मगर मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि मेरे पति दुनिया के सामने उसका रूप और होता है और बंद कमरे में उसका रूप और होता है। फिर ज़िंदगी एक रूटीन से चलने लगी। वह सुबह ऑफिस चला जाता। मेरा सारा वक्त उसकी माँ के साथ गुजरा। कोई नहीं जानता था कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा है। अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। नौकर ने बताया कि अमन साहब का कोई दोस्त और उसकी माँ आई है। जब वह अंदर आए तो मुझे वह चेहरा जाना पहचाना सा लगा। दिमाग पर जोर डालने से मालूम हुआ कि यह वही शख्स है जिसने मेरे हाथ में तोहफा दिया था। खैर गपशप भी हो रही थी। बातों के दौरान मालूम हुआ कि उसका नाम सौरभ है। मेरी सास ने उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनवाया। खाना खाने के वक्त अमन भी आ गए। मुझे लगा था जैसे सौरभ एकदम ही मेरी तरफ देख रहा है। खाने के बाद मेहमान घर को रवाना हो गए, मगर जाते जाते मुझे और अमन को अपने घर दावत पर आने को कह कर गए। जिस दिन सौरभ के घर दावत पर जाना था उससे एक रात पहले अमन ने मुझसे पूछा कि तुम कल कौन सा जोड़ा पहनोगी। मैंने उसे बताया यह वाला पहनना है। उसने मेरे हाथ से जोड़ा ले लिया और कहा तुम यह नहीं पहनोगी। मैंने ज़बरदस्ती उससे जोड़ा लेने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ से खींच लिया था और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा मेरे आगे ज़ुबान और बदतमीज़ी करने वालों के साथ मैं यही सलूक करता हूँ। उस रात मैं बहुत रोई थी। अगले दिन दोपहर के वक्त मैं और अमन तैयार होकर कमरे से बाहर निकले तो अमन ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे मेरी सास के पास ले गया। उन्होंने हम दोनों की खूबसूरती को सराहा और कहा भगवान तुम दोनों को सलामत रखे और खुश रखे, बस अब मुझे जल्दी से दादी बना दो। उनकी इस बात पर मेरा दिल परेशान सा हो गया। फिर हम गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठते ही अमन ने नया हुक्म कर दिया, मेरी माँ की हर बात का जवाब खुश होकर दिया करो। अगर वह कोई गलत बात भी करे तो मुस्कुरा कर जवाब देना। अब तो मुझे अमन से डर लगने लगा था। सारा सफ़र यूं ही खामोशी में कट गया। सौरभ के घर पहुंचते ही उसकी माँ और वह गेट पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हम दोनों अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट सजा सबसे मिले और फिर उन दोनों के पास बैठ गए। सौरभ और अमन आपस में बात करने लगे और मैं सौरभ की माँ के पास बैठ गई। खाने की मेज पर सौरभ की नज़रें मुझ पर थी, जो कि मुझे अजीब सी बेचैनी कर रही थी, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। एक दो बार बहाने से उसने मुझसे बात करने की कोशिश भी की, जिसका मैं सपाट सा जवाब दिया था। दावत ख़त्म हुई तो हम दोनों घर आ गए। अगले रोज़ मेरी सास ने मुझे कहा चलो कुछ खरीदारी करने चलते हैं। मैं उनके साथ चल पड़ी, मगर मुझे हल्का हल्का बुखार था। पहले हमने कुछ कपड़े खरीदे, फिर जूतों की दुकान पर गए। जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो हमें सौरभ नज़र आया। उसने भी हमें देख लिया था, इसीलिए वह हमारी तरफ आ गया और प्रणाम करके हाल चाल पूछने लगा। फिर अचानक उसने मुझे देखा और कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हूँ। खैर इस बातचीत के बाद हम लोग घर आ गए। सौरभ की निगाहें मुझे बेचैन कर रही थी, मगर मेरे जहन में एक ही बात चल रही थी, जो चीज़ मेरी सास न समझ पाई कि मैं उदास हूँ या मेरी तबीयत खराब है, यह तो सौरभ एक नज़र में जान गया था। खैर मैंने इस ख्याल को दिमाग से झटका और अपने रोज़ के कामों में लग गई। एक दिन अचानक सास की तबीयत खराब हो गई। घर पर कोई नहीं था। बात नौकरों की बस की बाहर थी। उसी वक्त किसी समझदार आदमी की ज़रूरत थी। मेरे पति अमन मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे। मैं घर में मौजूद नंबरों वाली डायरी निकाल उस पर सबसे पहले
सौरभ का नंबर लिखा हुआ था। मैंने उसे अस्पताल बुलाया, साथ में सास को लेकर अस्पताल पहुंच गई। सास का ब्लड प्रेशर बहुत हाई था और उसकी वजह से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मैं और सौरभ बाहर खड़े थे। मैं रो रही थी क्योंकि इस घर में वही मेरा सहारा था। सौरभ मेरे पास आया और मुझे तसल्ली दी और उसने मुझे चुप करवाया तो मेरे आंसू थम गए। फिर वह मेरे लिए पानी लेकर आया। पानी पकड़ते हुए उसका हाथ मेरे हाथ से ज़रा सा टकराया तो उसने फ़ौरन कहा, अरे आपको तो तेज़ बुखार है, मुझे लगता है आप अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हैं। वह मुझे समझाने लगा। उसकी फ़िक्र दिल ही दिल में मुझे अच्छी लगने लगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि मेरी सास होश में आ गई है, हम उनसे मिलने सकते हैं, रात को उन्हें घर भी लेकर जा सकते हैं। मैंने सौरभ का शुक्रिया किया जिसकी वजह से हम वक्त पर अस्पताल पहुंच गए थे। सास अब बिल्कुल ठीक थी। थोड़ी देर बाद अमन और मेरे ससुर भी आ गए। शाम को हम सब सास को घर वापस ले गए थे। सौरभ ने रात का खाना हमारे साथ खाया। 10 बजे के करीब वह अपने घर चला गया, मगर जाते जाते चुपके से एक बार मुझे मेरा ख्याल रखने की बात कह कर गया। सौरभ के जाने के बाद सास ने मुझे और अमन को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि अब मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं अपने पोते पोतियाँ देखना चाहती हूँ, मुझे दादी बना दो। मैंने उनकी बात पर मुस्कुरा कर कहा, माँ आपके ऊपर वाला बहुत जल्दी खुशखबरी देगा। सास भी यह सुनकर मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ अमन को मेरा सौरभ से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। कमरे में आने के बाद उसने मेरी बाजू बुरी तरह से मरोड़ी और मुझसे कहा, आइंदा सौरभ से दूर रहना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इतनी बात करने पर इसमें क्या बुराई है। उस वक्त मुझे तेज़ बुखार भी हो रहा था। खैर मैं इस बात को नज़रअंदाज करके सो गई। अगले दिन सौरभ की कॉल मेरे नंबर पे आई। मैं हैरान हुई। फिर मैंने कॉल उठाई। सौरभ कह रहा था कि मैंने आपका हाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। कल आपको बहुत तेज़ बुखार था, मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी। अब आपकी तबीयत तो ठीक है। मैं जानबूझकर पर अनजान बन गई और पूछा, आप मेरे बारे में इतनी फ़िक्रमंद क्यों रहते हैं? उसे बड़ी दिल लगी से जवाब दिया, कुछ बात राज रहे तो अच्छा है। खैर हाल चाल पूछने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया। 2-3 दिन बाद सौरभ ने मुझे दोबारा कॉल किया और कहा कि आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, अगर आप मुझे बाहर मिलोगे तो बात अच्छे से होगी। फिर सौरभ ने मुझे याद दिलाया कि रिसेप्शन वाले दिन उसने मुझे एक गिफ्ट दिया था। मैंने उसे बताया कि वह मैंने अभी तक खोल कर नहीं देखा, मगर अब ज़रूर खोल कर देखूंगी। सौरभ एक बार फिर बाहर मिलने को कहना लगा। मैंने भी उसका दिल रखने के लिए हामी भर ली, मगर मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस तरह सौरभ से जाकर मिलूं। अगले दिन अमन के जाने के बाद मैं कमरा बंद किया और सौरभ का दिया हुआ गिफ्ट खोल कर देखा, जिसमें मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत सी चूड़ियाँ थी और साथ में एक लेटर भी था, जिसे पढ़ने के बाद मैं अपने होश हवास खो बैठी। मेरी आंखों से एकदम आंसू बह रहे थे। ये आंसू सौरभ की वजह से नहीं थे, बल्कि मैं तो अपनी किस्मत पर रो रही थी। और अब मैं इरादा किया था कि मैं सौरभ से मिलने ज़रूर जाऊंगी। मैं उसी दिन सौरभ से मिलने चली गई। रोने की वजह से मेरी आंखों की सूजी हुई थी। सौरभ ने मुझे देखते ही कहा, आपकी आंखों को क्या हुआ है? मैंने कहा कि कुछ नहीं। कहने लगा, जिसका पति उसे प्यार ना दे सके उनकी बीवियों की आंखें ऐसी ही होती हैं। पहले तो मैं उसकी बात पर चौंक गई, मगर फिर उसने कहा, हैरान ना हो, मैं सब जानता हूँ। अमन आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं है, क्योंकि वह तो शादी जैसे रिश्ते के लायक भी नहीं है। मैंने कहा, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहने लगे, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। मैंने कहा, आपको ये सब कैसे मालूम? कहने लगा, यह सब तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तब से जब
अमन कॉलेज में मेरे साथ बदतमीज़ी की थी और मैंने उसे माफ़ कर दिया था, मगर मैं आपके साथ ऐसा नहीं करने दूंगा क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ। वह आपके काबिल नहीं है। एक दिन आप उसे छोड़ देंगे, मैं आपको दुनिया की हर खुशी दूंगा। उसकी बात मुझे किसी ख्वाब जैसी लग रही थी, मगर मैं उन्हें हकीकत नहीं बताना चाहती थी। साथ ही मुझे अमन की वह धमकी भी याद आ गई जब उसने मुझे सौरभ से बात करने से सख्त से रोका था। मुझे अमन के इस कदर भड़कने की वजह मालूम हो गई थी क्योंकि शादी वाली रात हरकत की वजह से मेरे दिल में उसकी कोई इज्जत बाकी नहीं रही थी। मैंने सौरभ का हाथ थाम लिया और काफ़ी देर उससे बात की। मैंने कहा, अमन मुझे नहीं छोड़ेगा, मगर तुम्हारा फिक्र करना और मेरा ख्याल रखना, मुश्किल वक्त में मेरा साथ देना मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देने से मेरा हौसला बढ़ गया है। खैर, काफ़ी प्यार मोहब्बत की बातें होती रही। घर आकर भी उसका ख्याल मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता। जब अमन का लड़ना झगड़ना अब कुछ भी महसूस ना होता। शादी को साल होने वाला था। मैं और अमन किसी भी पार्टी में जाते तो लोग पहले बच्चे का सवाल पूछते, जिसे सुनकर मुझे बिल्कुल बुरा ना लगता क्योंकि बच्चे को सुनकर उसे अपनी ही कमज़ोरी महसूस होती थी। अब बस मुझे अमन की भी परवाह नहीं थी। अब जब भी मौका मिलता मैं सौरभ से मिलने चली जाती। करीब 6 महीने ऐसा ही चल रहा। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। अमन घर पर था। मैंने अमन को कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर ने चेकअप के बाद अमन से कहा कि वह बाप बनने वाला है। मैं तो एकदम चौंक गई। अमन मुस्कुराया और डॉक्टर से सावधानी वगैरह पूछने लगा। अस्पताल से निकलने के बाद हम गाड़ी में बैठ गए। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थी। अमन बिल्कुल खामोश था। घर आते ही उसने सबको बता दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सब यही समझ रहे थे कि मैं अमन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सब खुश थे। यह कहकर अमन कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे तक आ गई। मुझे देखते ही अमन मुस्कुराने लगा और बोला, चलो आज यह दिक्कत भी हल हो गई। अब कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा और ना ही कोई मेरी मर्दानगी पर शक करेगा। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई, लेकिन फिर उसके अगले सवाल ने मुझे और भी परेशान कर दिया। कहने लगा, अच्छा यह बताओ यह बच्चा किसका है? पहले तो मैं चुप रही, फिर मैंने डरते डरते जवाब दिया, यह बच्चा सौरभ का है। यह सुनते ही उसका दिमाग चकरा गया। कहने लगा, यह क्या बकवास कर रही हो? सौरभ सिर्फ मेरा है, उसके बच्चे को गिराना होगा। मैं उसकी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने कहा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। उसने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। उसके रवैये पर मैं हैरान हो गई। मैंने उस वक्त खामोशी रहना ठीक समझा। उसके बाद रात हो गई। मैं अपने बच्चे को बचाने के तरीके सोचती रही। रात के 2 बजे का वक्त था। जब अमन सोया हुआ था, मैंने दिमाग में तरकीब आई कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। शायद यही सही हल है, क्योंकि इस बच्चे को बचाने के लिए मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। सुबह होते ही अमन मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाता और मेरा अबॉर्शन करवा देता। मैं चुपके से घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकली और रोड पर तेज तेज चलने लगी। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं। रात के इस वक्त कोई रिक्शा भी नहीं था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि मुझे अमन से दूर जाना है, बहुत दूर, ताकि वह मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा सके। मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक गाड़ी आई और उससे मेरी टक्कर हो गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर थी। मेरे सामने सौरभ बैठा था। मैं नहीं जानती थी वह यहाँ कैसे आया। उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ। उसे देखते ही मैंने कहा, सौरभ प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, रीमा अब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे लिए तो यह बात सुनते ही दुनिया ही लुट गई।
मैं रोने लगी थी। सौरभ ने मुझे तसल्ली दी। उसने कहा, बच्चा दोबारा भी हो सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वह मुझे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। सौरभ तसल्ली दे रहा था, मगर मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं है। उस दिन के बाद मेरा किसी से बात करने का दिल ना चाहा। एक रात मुझे ख्वाब में लगा जैसे अमन मेरे पास आया है। वह मुझे कह रहा था कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उस दिन मैं इतनी डरी कि दोबारा सुकून से नींद नहीं आई। सौरभ ने बहुत कोशिश की मेरा दिल बहल जाए। वह मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए तरस रहा था, मगर मेरे अंदर कुछ बोलने की ताकत नहीं थी। डॉक्टर के 6 महीने की मेहनत के बाद मैं उठकर चलने फिरने लगी। मुझे उसने अपनी मोहब्बत का बार बार यकीन दिलाया। सौरभ की मोहब्बत का खूबसूरत इजहार सुनते ही मुझे ज़िंदगी हसीन लगती। उसने मुझे साथ चलने को कहा, जिस पर मुझे कोई ताज्जुब नहीं था, मगर मैंने उससे कहा तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। मगर उसने मुझे यह खुशखबरी सुनाकर एक बार फिर ज़िंदगी की उम्मीद देगी कि वह अपने घर वालों को पहले ही मना चुका है। उसके साथ मुझे बिल्कुल रानी वाला एहसास हुआ। मैंने अमन पर तलाक का मुकदमा चला दिया। बहुत जल्द हमारा तलाक हो गया और सौरभ के साथ मैंने शादी कर ली। शुरू में सौरभ की माँ मेरे साथ ज़रा सख्त थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी कि वह मेरी सास की बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी थी। मगर सौरभ की मोहब्बत उस सख्ती से कई गुना बड़ी थी। धीरे धीरे सौरभ की माँ ने भी मुझे पसंद करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे दिल से स्वीकार कर लिया। अब मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ। उस दिन सौरभ ने भी उस खत में मुझसे यही कहा था कि तुम्हारा पति तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम अपने पति को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारा हमेशा खुश रखूँगा। लेकिन मैंने उस समय सौरभ की बात नहीं मानी। शायद मैं उसकी बात उस समय मान लेती तो मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। लेकिन चलो, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब मैं सौरभ के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर